नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे रहना भी चाहिए। घरों में रहिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ आप पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि रोज़ के डेली सीरीज में हम शुरू करते हैं, करंट अफेयर लाते हैं जो आईएएस के मेंस और पीसीएस के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। प्रीलिम्स और मेंस, खासकर मेंस के लिए। और ऐसे भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आते हैं तो हम उसका विस्तृत रूप से उसका डिटेल एनालिसिस आपको बताते हैं। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जो हम पढ़ाते हैं इसकी पीडीएफ भी हम देते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब के कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर उसी पीडीएफ में मिल जाएगा नीचे लिंक में, और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टॉपिक। तो पहला टॉपिक है न्यू सेफर रॉकेट सिस्टम। न्यू सेफर रॉकेट सिस्टम क्या है दोस्तों? ये जो है रॉकेट सिस्टम है, ये अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस की इनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन नाम से। इसी का ये क्या है, एक प्रोग्राम है ब्लू ओरिजिन। इसी ब्लू ओरिजिन का क्या है दोस्तों, यह प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत जो है अंतरिक्ष में जो है पर्यटकों को भेजा जाएगा। इसके लिए न्यूज़ में ये है कि इसके लिए ऑनलाइन नीलामी मांगी गई थी और वो ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। जो व्यक्ति इस ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में इसके प्राप्त कर लेगा दोस्तों, इसके लॉटरी को प्राप्त कर लेगा, वह व्यक्ति जेफ बेजोस और उनके भाई के साथ जो है अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए जाएगा। ये चीज़ हो गया न्यूज में दोस्तों। दूसरी बात अब आगे देख लेते हैं कि ये लॉन्च कब किया जाएगा। ये जो है 20 जुलाई, याद रखिएगा 20 जुलाई को ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। मतलब कि 20 जुलाई को अंतरिक्ष में पर्यटक घूमने के लिए पहली बार दुनिया में जाएंगे। 20 जुलाई को क्यों जाएंगे? क्योंकि 20 जुलाई को ही 52वीं, ठीक है, 52वीं, मतलब कि 20 जुलाई 1969 में ही नील आर्मस्ट्रांग ने जो है सबसे पहले चाँद पे पहुँचे थे, है ना। तो उन्हीं के 52वीं वर्षगांठ के अवसर पे जो है इसको भी रखा गया है 20 जुलाई के दिन, है ना दोस्त। तो अब ये आगे भी देख लेते हैं कि फिर न्यूज़ में ऐसा क्यों है, क्या घूमने के उद्देश्य से जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ रिसर्च की भी बातें होगी। उद्देश्य इसका है कि रिसर्च भी किया जाए, लोगों को अंतरिक्ष में क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखा जाए। दूसरी बात जो है एकेडमिक जो शैक्षिक संस्थान है वो उनके अध्ययन के लिए स्कोप खुल सके। चौथी पॉइंट है कि जो कारपोरेट उद्योग हैं, कारपोरेट जगत है, वो भी जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में एंट्री कर सके। इन उद्देश्यों के साथ इसको किया गया है। थोड़ा और जान लीजिए न्यू सेफर रॉकेट सिस्टम। न्यू सेफर जो रॉकेट सिस्टम है दोस्तों, वह क्या रीयूजेबल है, पुनः प्रयोज्य है। पुनः प्रयोज्य मतलब कि यही रॉकेट लेकर के जाएगा और यही रॉकेट वापस लेकर के आएगा। इसी सिस्टम को पुनः प्रयोज्य बोलते हैं और इसको दोबारा भी यूज किया जा सकता है। ये जो है ऊर्ध्वाधर लैंडिंग करने में सक्षम है, मतलब सीधे लैंडिंग कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा दोस्त। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में महत्वपूर्ण है और ख़ासकर पीसीएस के भी प्रीलिम्स में पूछता है, आईएएस में भी ये चीज़ें पूछ देगा। ये ब्लू पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे महत्वपूर्ण है उसमें पूछ देगा कि अभी हाल ही में कौन सी कंपनी जो है ये ब्लू सेफर जारी किया, ब्लू सेफर प्रोग्राम क्या है ना। तो ऐसे पूछेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे इसको देख लेते हैं कि इसमें कुछ ये जो है पृथ्वी से कितने ऊंचाई पे जाएगा। ये पृथ्वी से 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये मतलब कि जाएंगे पर्यटक घूमने के लिए। अब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लाइन है, क्रेमल लाइन इसको बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ये क्रेमल लाइन एक ऐसी लाइन है जो पृथ्वी पे उपस्थित वायुमंडल की अंतिम सीमा को ही बोलते हैं। उसकी सीमा का निर्धारण करते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल की सीमा है।
वायुमंडल की सीमा। तो वायुमंडल की जो सीमा है, इस सीमा के से संबंधित अध्ययन भी किया जाएगा। तो एक क्रेमल लाइन को ध्यान रखिएगा, खासकर आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आईएएस ऐसे सवाल पूछता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक है बासमती चावल पर भारत और पाकिस्तान का झगड़ा, है ना। अब बासमती चावल पे ये भारत और पाकिस्तान झगड़ा क्यों कर रहे हैं, इसका न्यूज़ में पहली बार न्यूज़ जान ली। न्यूज़ ये है कि हाल अभी जो है भारत ने जो है यूरोपीय यूनियन के जो वहाँ की गुणवत्ता परिषद है, वहाँ पर जो है एप्लीकेशन दिया है कि बासमती चावल को जो है जीआई टैग दे दिया जाए। इस भारत के इस कदम का पाकिस्तान ने विरोध किया। भारत पाकिस्तान विरोध क्यों किया है, यही मुद्दा है इसमें, है ना। तो इसी चीज़ को आप देख लीजिए। अगला है भारत पाकिस्तान का बासमती पर झगड़ा। ठीक, भारत पाकिस्तान का बासमती चावल पर झगड़ा। ठीक है, बासमती चावल पर विवाद इस क्यों है, ये तो आपने जान लिया कि इंडिया ने जो है एप्लीकेशन आवेदन किया है कि वहाँ से मिल जाए, और पाकिस्तान ने इस चीज़ का विरोध किया है, यही विवाद है। इसके थोड़ा सा तह में हम लोग चलते हैं आगे, तो देखते हैं कि भारत विश्व का ऐसा प्रथम देश है जो विश्व में प्रथम स्थान पर उत्पादन करता और निर्यात करता है बासमती चावल का सबसे ज़्यादा। आईएएस 2019 में सवाल भी पूछा गया था, निम्न में से कौन सा देश जो है चावल का 5 वर्षों से लगातार विश्व में प्रथम स्थान निर्यातक है। 2019 के आईएएस के प्रीलिम्स में सवाल था, तो उसका उत्तर सिंपल सी बात थी भारत था ना। तो यही है, भारत विश्व का सबसे ज़्यादा चावल निर्यात करता देश है, उसमें खासकर बासमती चावल का। अब दूसरी बात है कि पाकिस्तान बासमती चावल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है पूरे विश्व में। अब जो है इन दोनों का जो सबसे बड़ा मार्केट है, वो मार्केट है यूरोपीय यूनियन मतलब इन दोनों का मार्केट है यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय क्षेत्र, है ना। यूरोपीय क्षेत्र जो है ये सबसे बड़ा मार्केट है। अब भारत ने सोचा कि इसके लिए क्या किया जाए, जीआई टैग मतलब कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, टैग मिल जाए यूरोपीय एजेंसी से। अगर मिल जाता है जीआई टैग, इससे फायदा ये होगा कि भारत को जो है वही बासमती चावल के निर्यात पर एक तरह स्वामित्व जैसा प्राप्ति हो जाएगी, और इसका नाम अच्छा होगा, अच्छा मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी, ये उद्देश्य था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इसका विरोध किया है। उसने बोला है कि नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये भारत के साथ पाकिस्तान भी उत्पादन था। इसके लिए पाकिस्तान ने फरवरी 2020 में एक कानून भी अपने संसद से पारित किया था, जिसके आधार पर वो विरोध कर सके। आप तो जानते हैं पाकिस्तान का एक ही काम है, भारत कोई भी ऐसा काम करता है जहाँ उसको लग जाए वो रंगा लड़ाएगा ही लड़ाएगा, वो उसका विरोध करेगा ही करेगा। ये तो जन्मी सी बात हुई, वही बात यहाँ पर हुई। तो अब मुद्दा आ गया, अच्छा भाई ये बात है, तो फिर भारत ने क्या बोला इस पक्ष में। भारत बोला कि भाई ये बासमती चावल तो भारत का बहुत ही पुराना सदियों से चला आ रहा चावल है, और ये जो है यहाँ का मूल चावल है, मतलब मूल स्थानीय फसल है ना, ये बात बोला। अब मुद्दा आता है भाई ये जीआई टैग क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग जीआई टैग के पर भी देख लेते हैं ना। तो जीआई टैग जो है, जीआई टैग क्या है, जीआई टैग से बढ़ने से पहले चावल के बारे में ही देख लेते हैं, ये बासमती चावल क्या है। तो बासमती चावल को भारत में जो है जीआई टैग 2010 में दिया गया है। ये जीआई टैग किन किन देशों को दिया गया है, सॉरी ये पंजाब, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इन क्षेत्रों को जो है 2010 में बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। और बासमती चावल भारत में अच्छे खासे उत्पादन होता है, और ये जो है ठीक है, इसकी तो फसल चावल वाली फसल में आ जाएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं जीआई क्या है ना, जीआई इंडिकेशन क्या है, ठीक है। तो जीआई इंडिकेशन को दो संदर्भ में देख सकते हैं, एक इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और दूसरा क्या है इंडियन मतलब कि नेशनल स्तर पे, है ना। तो इन दोनों लेवल पे अगर हम चेक करते हैं, इन दोनों चीज़ों को देखा जाए तो इसमें क्या मिलता है। इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले देखा जाए तो ये जो है WTO का ट्रिप्स है ना, WTO का एक ट्रिप्स प्रोग्राम है ना, ट्रिप्स
ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये स्मॉल लेसन है, इसको आप टिप्स बोलते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो टिप्स है, ये टिप्स के तहत भी आता है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर इस तरह किसी भी प्रोडक्ट को टिप्स मिल जाता है GI टैग, तो क्या होता है, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक अधिकार प्राप्त होता है। ये चीज़, इसमें एक चीज़ और है पेरिस, ठीक है। पेरिस एक अभिसमय है, पेरिस अभिसमय भी बोलते हैं, या पेरिस कन्वेंशन, अभी समय को कन्वेंशन बोला जाता है इंग्लिश में। तो इस पेरिस अभिसमय में भी क्या बात किया गया, बौद्धिक संरक्षण की, बौद्धिक संपदा संरक्षण के तहत भी ये GI टैग आता है। तो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद अगर इन भारत के स्तर पे देखा जाए तो ये नेशनल स्तर पे इसमें एक है, भारत का एक कानून है 1999 का, ठीक है, 1999 का जो है ये कानून है भारत का। इस 1999 के कानून के तहत क्या है दोस्तों, भारत को संरक्षण का मतलब कि वो GI टैग प्रदान करता है। इसको पहले कब लागू किया गया था, 2003 में, है ना। 2003 में 1999 कानून बना, 2003 में इसको लागू किया गया। इसके तहत ये प्रावधान है कि किसी भी मतलब उत्पाद को जो है 10 वर्ष के लिए क्या दिया जा सकता है, 10 वर्षों के लिए इंडिकेशन दिया जा सकता है, भौगोलिक इंडिकेशन, और हर 10 वर्ष के बाद इसका रिन्यूअल कराया जा सकता है। ये हो गया भारत के संदर्भ में। अब है कि इसको कौन प्राप्त कर सकता है, तो इसको प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी फर्म इसको GI टैग के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इससे क्या लाभ मिलेगा, इससे लाभ ये मिलेगा दोस्तों, यह जो है स्थानीय विशेषता को बताता है, गुणवत्ता को बताता है, दो चीज़ें सुनिश्चित होंगी। इसके अगर GI टैग मिल गया है तो कोई भी व्यक्ति जो है इसके नाम से जो है उस विशेषता को बताते हुए इसका फर्जी मार्केट में बिक्री नहीं कर सकता है, ये चीज़ होगा। अब मुद्दा आता है थोड़ा फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानिए कि सबसे पहले किस उत्पाद को जो है GI टैग दिया गया था। तो सबसे पहला उत्पाद था दोस्तों वो दार्जिलिंग चाय था, जिसको भारत में सबसे पहले GI टैग दिया गया था। ये हो गया दोस्तों। इन सब की PDF प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़िए। उसके बाद YouTube पर जो है क्लिक करके ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, और हमारे WhatsApp ग्रुप में भी आप जुड़ते रहिए दोस्तों। अगला हम टॉपिक देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल। ये बस महत्वपूर्ण है, राम प्रसाद बिस्मिल। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। राम प्रसाद बिस्मिल का सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1897 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिला है, वहाँ पर हुआ था। ये इटावा मैनपुरी के पास में शाहजहाँपुर है, ठीक है। तो ये शाहजहाँपुर इनका जन्म हुआ था। अब देख लेते हैं, ये जो है बचपन से ही आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इन्होंने जो है गेदालाल दीक्षित के साथ मिल करके मातृ देवी और शिवाजी समिति, ये इनकी समिति थी, उसको मजबूत करने के लिए शाहजहाँपुर और इटावा के जो युवकों को इकट्ठा करके संगठित भी किए थे। यह जो है देशवासियों के नाम के शीर्षक से एक कविता उन्होंने लिखी थी, जिन्हें देशवासियों के नाम की पत्रिका लिखी थी, और उस पत्रिका में उन्होंने जो है मैनपुर की प्रतिज्ञा नाम की एक कविता के माध्यम से प्रकाशित भी किया था। ये चीज़ें आप किस किस चीज़ों में ध्यान से पढ़ सकते हैं, PCS के और IAS के। IAS जरूर एक सवाल हर साल पूछता है काव्य से संबंधित, वो भी कैसी काव्य, कोई भी हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी रहा है उसकी जो है कोई भी एक लेखनी, उसकी एक पुस्तक, जैसा कि आप देख रहे होंगे कई सालों से लाला लाजपत राय की पुस्तक पूछी गई थी, उससे पहले अम्बेडकर जी की पूछी गई। तो एक ऐसा IAS भी पूछता है और PCS तो पूछता है ना दोस्त। तो इन बात आप इन चीज़ों को फैक्ट को धीरे मतलब कि ध्यान रखिए, और इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1925 में जो है काकोरी घटनाकांड में भी शामिल थे। इन्होंने सरकारी खजाने को लूट करके जो है क्रांतिकारी सहयोग को, क्रांतिकारी अभियान को आगे बढ़ाएं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का 1924 में इन्होंने गठन भी किया था। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिनका इन्होंने गठन किया था, जिसमें आप जानते होंगे आज़ाद चंद्रशेखर और भगत सिंह ने भी बाद में ज्वाइन किया,
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और भी कुछ घटनाएं देख लेते हैं। 1918 में मैनपुरी घटनाकांड में मैनपुरी षड्यंत्र में भी इन्होंने भाग लिया था। अब इनकी कुछ विचारधारा जैसे कि क्रांतिकारी हैं, बात से ही लग रहा है, इनका आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो ये जो है महात्मा गांधी के विचारों के बिल्कुल विपरीत इनकी विचारधारा था। इनका मानना था कि अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक हम हिंसा या अपनी शक्तियों के बल पे कुछ कोशिश नहीं करेंगे तब तक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। एक चीज़ और इसमें प्रमुख कुछ फैक्ट है उसको देख लीजिए। इसमें एक टर्म है राजघाट, है ना। ये राजघाट क्या है? ये जो है राजघाट गोरख, इनको जो है 19 दिसंबर 1927 को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के जेल में इनको फांसी दे दिया गया। और ताप्ती नदी पर, ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे इनका क्या किया गया? दाह संस्कार किया गया। और इसी जहाँ पर इनका दाह संस्कार किया गया उसी घाट को क्या बोला जाता है? राजघाट बोला जाता है। ये पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक है इतालवी सैनिकों के मामला बंद करिएगा। अब इतालवी क्या मामला, पहले तो ये जान लीजिए। इतालवी को मतलब आप इटली बोलते हैं, इटली के सैनिकों के खिलाफ मामला बंद हो गया है ना, तो आप इटली लिख लीजिए। इतालवियों को अगर कन्फ्यूजन हो, इटली के सैनिकों के खिलाफ मामला बंद, है ना, मामला बंद। ये क्या मामला है इसको हम समझ लेते हैं कि हुआ यूँ कि इटली के एक जहाज़ थी जो 2012 में इटली के सैनिकों की एक जहाज़ आ रही थी और यह केरल के पास जो है भारतीय जल क्षेत्र में एंट्री कर गई। जब भारतीय जल क्षेत्र में घुस गई तो वहाँ पर क्या थे, कुछ मछुआरे थे, वो मछुआरे मछली मार रहे थे। और ये सैनिक जो अब वो पास आते रहे, दोनों एक दूसरे के पास आते रहे, तो इन सैनिकों ने इनको सूचना दी, लेकिन ये मछुआरे इस बातों को, सूचनाओं को समझ नहीं पाए, पास पहुँचे तो इन जो सैनिक थे इटली के, उन लोगों ने गोली मार दिया। तो इसमें कई जो है मछुआरों की मृत्यु हो गई थी 2012 में। फिर ये मामला जब हुआ तो फिर भारत सरकार ने उन मछुआरों को भारत की तटरक्षा सेना ने जो है पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनके ऊपर जो है भारत में मुकदमा चलाया गया। बाद में यहाँ से वो बरी होकर के, बरी मतलब कि यहाँ से जेल से छूट करके और फिर अपने देश चले गए दोस्तों। अब उनके खिलाफ एक मामला चल ही रहा था। फिर जो है इटली ने इस मामले को ले जा करके इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में दाखिल कर दिया। वहाँ पर जब गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो वहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय थी वो 3-2 के बहुमत से, किसे 3-2 के बहुमत से निर्णय सुनाया कि इन जो मछुआरे हैं, इन मछुआरों पर जो मुकदमा है वो भारत में न चल करके इटली में ही चलना चाहिए। क्यों इटली में चलना चाहिए? क्योंकि भारत का एक कानून है जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या जिसको राजनयिक माना गया है, सेना मतलब कोई अधिकारी है तो उसको राजनयिक मान करके उसको प्रतिरक्षा प्रदान की गई। उसी के आधार पे जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि इनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो भारत में नहीं चल के कहाँ चलने चाहिए? इटली में चलने चाहिए। तो इस आधार पे फिर जो जब ये फैसला आया तो भारत सरकार ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया और जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि इस मामले को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय आया है कि वहीं पर चले। अब इस चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। तो अब बंद करना है सुप्रीम कोर्ट, तो न्यायालय अपने हिसाब से चलेगा। तो इसको हटाने के लिए, इस किसी भी मामले को बंद करने के लिए या अपने नियम से हट करके किसी उचित निर्णय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करती है। 142 के तहत ये प्रावधान किया गया, ये बात लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी उचित न्याय दिलाने के लिए इसका प्रयोग करके किसी व्यक्ति को उचित न्याय दिला सकती है। तो ये रहा दोस्तों। इसमें एक चीज़ और भी हो गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो था वो किस आधार पर दिया, थोड़ा सा इसको आप जान लीजिए। तो उसके लिए एक कानून है UN क्लाज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ एंड सी, ठीक है। क्या है? UN क्लाज
है ना। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ लैंड सी, है ना, ये है लॉ ऑफ सी इवन क्लास बोलते हैं। इसके तहत क्या है, इसी के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया था। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन सम्मेलन। ये सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि IAS में ऐसे एक सवाल अवश्य पूछता है और PCS में भी ऐसे संगठनों के इसी जो है सम्मेलन से सवाल पूछता है। IAS में भी और PCS में भी एक सवाल हर साल फिक्स होता है, वो रिपोर्ट से आता है। तो याद रख लीजिएगा कुछ चीज़ें, रिपोर्ट की चीज़ें भी आप लोग FAO, ठीक है, रिपोर्ट भी ध्यान से पढ़ते जाइए। इसमें हम कुछ रिपोर्ट के भी बारे में बताएंगे। FAO को फुल फॉर्म बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। ये क्या है, ये इसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है एक विशेष एजेंसी, पहली बार पॉइंट याद रखें, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है दोस्तों। दूसरी बात, ये किस क्षेत्र में काम करती है, ये जो है खाद्य सुरक्षा और कृषि के क्षेत्र में एक काम करती है। 2 पॉइंट। तीसरा, ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि इसकी जो है प्रति 2 साल में जो है इसका सम्मेलन होता है, इसकी बैठक होती है। और ये पहली बार ऐसा था जब इसका सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से हुआ है, जो है सीधे प्रत्यक्ष नहीं किया गया है दोस्तों। ये चीज़ें हो गई। अब आगे देखिए, जब इसका बैठक की जाती है, सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में क्या होता है, उस सम्मेलन में जो है नीतियाँ बनाई जाती हैं, नीतियों का निर्धारण होता है, बजट के लिए मंजूरी दी जाती है, जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। अब इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण आपको पढ़ने की समझने की ज़रूरत है, वो है रणनीतिक रूपरेखा, ठीक है, क्या रणनीतिक रूपरेखा इसकी एक तैयार की गई है। इस रणनीतिक रूपरेखा को इंग्लिश में आप बोलते हैं स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, है ना। ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क क्या है दोस्तों, इस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के तहत, ठीक है, ये कब से कब तक है, ये बात को सबसे महत्वपूर्ण रूप से आप याद रख लीजिए। ये जो है 2022, ठीक है, 2022 से लेकर के 2031 तक है। इस बार मुद्दे को ध्यान दीजिए, क्यों 2022 से 31 तक के लिए, क्योंकि 21 में हुआ तो अगले साल से लागू होगा। पहली पॉइंट, 31 तक के लिए क्यों है, क्योंकि खाद्य जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह जो है वह SDG, ठीक है, SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो है प्रथम में क्या है, 0 हंगर है, नो पॉवर्टी। उसके बाद सेकंड में क्या है, 0 हंगर की बात की गई है। SDG 2 में क्या कहा गया है, जीरो हंगर, मतलब कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, बात की गई है। तो इसी आधार पे है, और ये जो SDG गोल है वो 2030 के लिए है, तो इसलिए ये 2030 से 31 तक के लिए एक फ्रेमवर्क है। पहली पॉइंट इसको जान लीजिए। इस पॉइंट में क्या बातें की गई हैं, इस पॉइंट का सबसे पहला उद्देश्य आप समझ लीजिए। इस रूपरेखा, इस फ्रेमवर्क का, है ना, IAS के पॉइंट ऑफ व्यू से और PCS के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को ध्यान में रखते हैं, मेहनत से आप लोग पॉइंट टू पॉइंट देखिए। इसका उद्देश्य बेहतर उत्पादन हो सके, खाद्य सुरक्षा मिल सके, लोगों को जो है बेहतर पर्यावरण, बेहतर जीवन, कृषि खाद्य प्रणाली और को अधिक समावेशी और जीवन को अधिक लचीला और सहमनी बनाया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, आगे हम दोस्तों कि इसमें जो है 4 जो मेन उद्देश्य शामिल किए गए SDG से, उन चीज़ों को फोकस किया गया है। पहली बात रखा गया है SDG 1 को, फिर SDG 2 को याद किया। इसमें किस चीज़ों को फोकस किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 को, फिर दूसरा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को, फिर SDG 10 में क्या है, असमानता की समाप्ति की बात की गई, असमानता की समाप्ति की बात की गई है। तो ये है मुद्दा। और नेक्स्ट जो है ये 4 बातों पे फोकस किया गया है, 3 ये हो गया। चौथा पॉइंट है कि आपसी क्या होगा, सहयोग और समन्वय होगा। जो कार्य संयोजन सिद्धांत हैं FAO के कार्य संयोजन सिद्धांत, ठीक है, ये कार्य संयोजन सिद्धांत को लागू किया जाए, कार्य संयोजन सिद्धांत, है ना दोस्तों। तो ये मुद्दा होगा, कार्य संयोजन सिद्धांतों को लागू करने की बात की गई है, ठीक है। ये मेन मुद्दे हो गए। अब थोड़ी सी बातें और जान लीजिए FAO के बारे में, क्योंकि IAS और PCS दोनों जो है हेडक्वार्टर के बारे में पूछते हैं, है ना।
तो आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि उनका हेडक्वार्टर क्या है, उद्देश्य क्या है, और वो क्या है, इवन की एजेंसी है या नहीं, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो FAO के बारे में, है ना, FAO सबसे पहले ये तो जान लीजिए इसको पहले पॉइंट कि ये UN का जो है एक विशेष एजेंसी है। दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर वो रोम में है। रोम कहाँ पर है? वो इटली में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था। दिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद भी कर सकते हैं। 16 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, 16 अक्टूबर को हुआ था, लिख सकते हैं 1945 में हुआ था। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो ऐसे ही पहले ही हम बता चुके हैं, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, भूखमरी को समाप्त करना और गरीबी की समाप्ति करना, ये क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। अब इसके बारे में कुछ रिपोर्ट और कार्यक्रम भी जान लीजिए। इसकी कुछ रिपोर्ट एवं कार्यक्रम ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि PCS में और IAS में और भी अन्य एग्जामों में ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। तो पहला इसमें है कि ये जो है वैश्विक रिपोर्ट जारी करती है खाद्य संकट पर। पहला इस क्या जारी करती है? खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट हर कब जारी करती है? प्रति 2 वर्ष में जारी करती है, मतलब कि सेकंड ईयर, हर 2 बाई एनुअल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बाई एनुअल जारी करती है। दूसरा ये जो है वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी करती है। कौन सी? वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट, वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी करती है। और भी ये जारी करती है, ये जो है कोडेक्स एलिमेंट्री आयोग का गठन किया गया है। ये कोडेक्स एलिमेंट्री आयोग जो है गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए WHO के साथ मिल करके इस आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट इसके हैं रोम घोषणा पर हस्ताक्षर किए कुछ देशों ने मिल करके 1996 में FAO ने घोषणा की। उसके तहत क्या है, भूख से पीड़ित लोगों को जो है संख्या आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये है रोम घोषणा पत्र हो गया। दूसरी बात जो है, इस मतलब गरीबी को दूर करने के लिए, भूखमरी को दूर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है। उसमें टेलीफूड, संगीत, खेल कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों की भी शुरुआत किया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, सद्भावना राजदूत कार्यक्रम के माध्यम से FAO क्या करता है कि लोगों को जागरूकता प्रदान करता है भूखमरी के खिलाफ और किसके, गरीबी के खिलाफ ये कहता है। नेक्स्ट आगे ये कहता है कि अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए राष्ट्रों को मार्गदर्शन देता, सलाह भी देता रहता, समन्वय भी करता है। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन का भी गठन किया गया 1952 में। इसके लिए जो है ऐसी संस्थाओं को समर्थन दिया गया जो इस दिशा में भूखमरी और गरीबी को निवार करने में लाभ खाद्य सुरक्षा की दिशा में काम करते हैं दोस्तों। अगला एक इसमें ये भी चीज़ याद रखिए गया कि 2004 में खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिकी संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इसको दूसरा भी नाम बोलते हैं, इसको CDTT बोलते हैं। इस CDTT के माध्यम से जो है आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। अभी जो है 2019 का CDTT कन्वेंशन जो हुआ था, जो बैठक हुई थी, वो इंडिया के हैदराबाद में हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है कि 2002 में ऐसे खाद्य संस्थानों को जारी करने, मतलब कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको एक अलग पहचान दिलाने के लिए जो परंपरागत हों और जो वहाँ के हेरिटेज हों, हेरिटेज मतलब विरासत को संरक्षित करती हैं, उनको संरक्षित करने के लिए 2002 में एक नया प्लान विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण किसी विरासत प्रणाली, जिसको ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम बोलते हैं, भागीदारी पहल की भी अवधारणा को लागू किया गया। इसके तहत दोस्तों केरल का कुट्टूनार याद रख लीजिए, केरल का कुट्टूनार है ना, केरल का कुट्टूनार है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है कुट्टूनार। ये कुट्टूनार क्या है दोस्तों, ये जो है विश्व का ऐसा स्थान है जहाँ पर सी लेवल से कम, मतलब कि जो सी लेवल समुद्र का लेवल है उससे भी कम स्तर पे, उससे भी नीचे जो है चावल की खेती की जाती है। अब उससे नीचे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है बाढ़ जैसे ऊंचाई हो उसके नीचे हो, लेकिन पानी का लेवल ज़्यादा होगा, इसलिए कुट्टूनार याद रखिएगा दोस्तों। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं।
तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा डेली सीरीज का पूरा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। आप जो है इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्यों? दोस्तों को शेयर करना, दोस्तों का भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। आप एक ऐसा इन्वायरमेंट बना लीजिए न, एक ऐसा अपने चारों ओर परिवेश बना लीजिए न कि सब कोई आपकी तरह है। मतलब कि पढ़ाई और एक ही रिसोर्स को अगर पढ़ेंगे, सबका मोटिव एक होगा तो सब लोग सफल होंगे। मस्ती से रहिए, मस्ती में पढ़ाई करिए, हमारे साथ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।